स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो हमें पहले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम कितने ट्रायल्स की बात करें जी, ओनली फॉर सिंगल ट्रायल। अभी कैसे पता चलेगा कि भाई सिंगल ट्रायल है या फिर कैसा है, क्योंकि अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट रहता ना तो ये बर्नौली ट्रायल्स के लिए सेटिस्फाई होता ही नहीं, क्योंकि पहले ड्रॉ के लिए हमारा सैंपल स्पेस रहता 20, दूसरे के लिए रहता 19, फिर 18, मतलब सैंपल स्पेस चेंज हो रहा है। और सैंपल स्पेस अगर चेंज हो रहा है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी चेंज, ठीक है। बट हमने बर्नौली ट्रायल्स में जो 4 पॉइंट्स देखे थे उसके अकॉर्डिंग हर एक ट्रायल के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर कभी भी चेंज नहीं होता है। जो एक ट्रायल के लिए रहेगा वही हमारे nth ट्रायल के लिए रहेगा। ओके, सो विथ रिप्लेसमेंट बोला है इसलिए इट इज एलिजिबल फॉर बर्नौली ट्रायल्स। हम कितनी बार करने वाले हैं बॉल ड्रॉ? 4 टाइम्स। तो हमें लिटरली क्या पता चल गया जी, n इज इक्वल टू 4। अब सिंगल ट्रायल के लिए जब आप जा रहे हैं सो 20C1 ये रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब क्या है जी, गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल हमारे 5 है तो ये आएगा जी हमारा 5C1 डिवाइडेड बाय 20C1, 5/20 आएगा, ठीक है। तो देखो हमें ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज P, ये कितना मिलता है जी, 1/4 मिल जाता है। और जैसे ही मिल जाता है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, ये क्या रहेगा जी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो बेसिकली 1 माइनस P। इसको हम क्या दिखाते हैं जी, Q करके दिखाएंगे। Q इज नथिंग बट 3/4। तो मतलब देखो आपको P पता चल गया, Q पता चल गया एंड N इक्वल्स टू 4। P, Q एंड N, ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए हमें किसके लिए, बर्नौलीज ट्रायल्स को अप्लाई करने के लिए। क्योंकि अब हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम रिकॉग्नाइज करने के लिए जाएंगे we will start like this, random variable and probability of that random variable। हमने बाइनोमियल थ्योरम में क्या देखा है, जो r रहता है कहां से कहां तक वेरी करता है जी, r ऑलवेज वेरी फ्रॉम 0 to n। तो हमारा पहला रैंडम वेरिएबल हमेशा क्या रहेगा, 0 से ही शुरुआत होगा। r के वैल्यूज आने वाले हैं यहाँ पर, ये क्या रहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, कहां तक जाएगा, सिर्फ n तक जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल, मतलब व्हेन r इज इक्वल टू 0, व्हेन r इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन r इज इक्वल टू 2। ये किसके लिए अप्लाई करना है जी, वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर q प्लस p का पावर, यहाँ पर पावर 4 है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा हमारा यहाँ पर 4C0, Q का पावर 4, P का पावर 0, 4C1, Q का पावर 3, P का पावर 1। अगेन P इज अवर रिक्वायर्ड सक्सेस, Q इज अवर फेल्यूर। हम आगे जाते जाते किसका अकाउंट बढ़ाने वाले हैं, सक्सेस का अकाउंट बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आएगा जी हमारा 4C2, Q स्क्वायर एंड P स्क्वायर, 4C3, Q इंटू P क्यूब, 4C4, Q का पावर 0 एंड P का पावर 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 सक्सेसेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस और 4 सक्सेसेस। ये सीधा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और हम जानते हैं अगर इनको अगर हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिटरली यही मिलेगा। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व क्या करते हैं भाई, Q प्लस P का पावर 4 इज नथिंग बट समेशन ऑफ, या ये 1 रहता है, ये भी हमेशा 1 ही रहता है। यहाँ तक सब पहुंच गए। यहाँ पर अब आपको सिर्फ वैल्यूज डालना है। Q का पावर 4 मतलब ये क्या रहेगा मेरा, 4C0 इज 1, so this becomes 3/4 का पावर 4, 4C1 is 4, तो ये बनेगा जी मेरा 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 क्यूब अपॉन 4 का पावर 4। नेक्स्ट 4C2 इज 6, ये क्या बनेगा जी मेरा 3 स्क्वायर अपॉन
4 का पावर 4, 4c3 is 4, so this becomes 4 into 3 upon 4 का power 4 and 4c4 is 1, so this becomes 1 upon 4 का power 4. Probability of getting 0 red, 1 red, 2 red, 3 red और 4 red, ये रहेगा हमारा. आप सीधा वैल्यूज डाल के अगर करना चाहते हो तो भी चल जाएगा. 3 का पावर 4 इज 81 अपॉन 256, ये 27 इंटू 4 108 अपॉन 256, 3 स्क्वायर इज 9, 9 6 54 अपॉन 256, 4 3 12 अपॉन 256 and this is 1 upon 256. अब जैसे ये हो जाता है, अब हम आते हैं जी मेन क्वेश्चन के ऊपर. ऑल आर रेड मतलब r इज इक्वल टू 4 वाला पार्ट रहेगा. ऑल आर रेड आर 1 अपॉन 256. ओनली 3 रेड 12 अपॉन 256. एट लीस्ट 3 रेड मतलब 3 प्लस 4, 3 रेड भी चलेंगे, 3 से ज्यादा भी चलेंगे. एट लीस्ट 3 रेड, तो ये क्या आएगा 13 अपॉन 256. एटमोस्ट 2 रेड, एटमोस्ट 2 रेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 रेड. इनका एडिशन करने से बेटर ये 3 प्लस 4 का कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों का एडिशन क्या मिला 13 अपॉन 256. ये क्या रहेगा इन तीनों का सम 1 माइनस 13 अपॉन 256, तो इट बिकम्स 243 अपॉन 256. ठीक है. नो रेड 81 अपॉन 256. ये कैलकुलेशन आपको हेडेक लगेगा, बट एक बार ही किया हमें कुछ भी पूछा जाए सब कुछ मिल जाता. दिस एक्ट एज अ वेन डायग्राम फॉर सेट वाला क्वेश्चन. सेट थ्योरी में हमें वेन डायग्राम पे सारा का सारा डेटा एट द सेम टाइम ऑब्जर्व होता है, ये वही रहेगा. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्नौलीज ट्रायल्स यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. जो प्रीवियसली देखा था ना, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस, इसके लिए भी होता है. ठीक है, बट वो बर्नौली ट्रायल नहीं था, ये बर्नौली ट्रायल है. वहां पर सैंपल स्पेस वैरी करता था, यहाँ पर सैंपल स्पेस वैरी नहीं करेगा. वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए था, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के लिए है. पहला क्वेश्चन हो गया. सेकंड एंड थर्ड देखे. और टेबल वाले फॉर्मेट में बनाओगे ना, एक कैलकुलेशन इजीली होता है. आप देखो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेप फॉरवर्ड, अ मैन टेक स्टेप फॉरवर्ड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4 एंड स्टेप बैकवर्ड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6. बेसिकली आपको पी एंड क्यू दिया हुआ है, किसी भी एक को पी पकड़ के चलो, दूसरा वाला हमारा क्या रहेगा क्यू रहेगा. क्यू सेटिस्फाई होता है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. लेट जैसे हम पकड़ के चलते हैं जी, हमारा जो स्टेप फॉरवर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेप फॉरवर्ड, उसको हमने क्या पकड़ लिया जी, लेट जैसे पी पकड़ लिया. ये कितना दिया है जी 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेप बैकवर्ड, इसको हमने Q पकड़ लिया है जी, दिस इज 0.6. ये गिवन डेटा हो गया जी. What is the probability that after taking 11 steps he is 3 steps away from the original position? क्वेश्चन समझ में आया? उसने कितने स्टेप्स लिए? 11 स्टेप्स. ये तो एक स्टेप के लिए है, तो हमारा यहाँ पर n का वैल्यू पता चल गया. n इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा 11 रहेगा. एंड बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से हम आगे जाकर क्या अप्लाई करने वाले हैं जी, q प्लस पी का पावर n. ठीक है, ये वैल्यूज के ऊपर.
अब उसमें हमें पूछा क्या है, ही इज 3 स्टेप्स अवे फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, मतलब अगर मैं सही से जा रहा हूं, ये अगर उसका ओरिजिनल पोजीशन है तो ही इज 3 स्टेप्स अवे, मतलब क्या रहेगा, वो आइदर 1 2 3 स्टेप्स फॉरवर्ड रहेगा, या फिर -1 -2 -3 3 स्टेप्स बैकवर्ड रहेगा, यही तो रहेगा मतलब। तो 3 स्टेप्स फॉरवर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, वो 7 स्टेप्स फॉरवर्ड गया एंड 4 स्टेप्स बैकवर्ड आया, यही तो होगा मतलब, नॉट लाइक एक साथ ही, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी के साथ, तभी ये होगा, इज 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, और उसने क्या किया जी, 7 स्टेप्स बैकवर्ड लिए एंड 4 स्टेप्स फॉरवर्ड लिए, तभी तो वो ओरिजिनल पोजीशन से कितना स्टेप दूर रहेगा जी, 3 स्टेप्स दूर रहेगा। ये समझ में आ गया, ये दो ही कंडीशन हो सकती है। तो देखो आपको फॉरवर्ड का अगर पॉइंट पकड़ रहे हो तो मतलब क्या रहेगा, P, एंड बैकवर्ड के लिए हमने क्या बोला है जी, Q, मतलब P एक तो हमारा 4 टाइम अपीयर होना चाहिए या फिर 7 टाइम्स अपीयर होना चाहिए, ठीक है। अगर P 7 टाइम्स अपीयर होगा तो ही विल बी 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, P अगर 4 टाइम्स अपीयर होगा मतलब ही इज 3 स्टेप्स बैकवर्ड। तो आपको P के ये वैल्यूज के लिए निकालना है, सॉरी R के ये वैल्यूज के लिए आपको निकालना रहेगा, ये समझ में आया। अदरवाइज R कहां से कहां तक वैल्यू लेगा जी, R वेरीज फ्रॉम 0 से लेकर n तक, यहाँ पर n क्या है 11, समझ में आया। बट उसमें से भी हमें सिर्फ कौन सा वाला चाहिए रहेगा जी, R इज इक्वल टू 4 एंड R इज इक्वल टू 7। इफ R इज इक्वल टू 4 ही इज 3 स्टेप्स बैकवर्ड, इफ R इज इक्वल टू 7 देन ही इज 3 स्टेप्स फॉरवर्ड। यही दो टाइम पे वो क्या रहेगा जी, 3 स्टेप्स अवे फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। ये डिटरमाइन कैसे किया वो समझ में आया। पहले क्वेश्चन में हमने सब कुछ फाइंड आउट किया, जरूरी था। सेकंड क्वेश्चन में हमने 0 से लेकर 11 हर एक वैल्यू फाइंड आउट करते हुए बैठे, क्या जरूरत है ही नहीं, जो कंडीशन दिया है सीधा वही फाइंड आउट कर लिया। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया, लिखवाऊंगा बट पहले एक रफ आइडिया होना चाहिए जहाँ कैसे रहे। ओके, P हो गया, Q हो गया हमारा, N भी हो गया। यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं जी, फॉर ए मैन to be 3 steps away from original position, he either took 7 steps forward and 4 backward, इधर ही लिखते हैं, and 4 steps backward, or took 4 steps forward and 7 steps backward। ठीक है। अब हम R का जो भी वैल्यू रखते हैं वो किसका पावर होता है, हमारा P का पावर होता है, बट कब होता है, when Q प्लस P का पावर N। R का जो वैल्यू रहता है वो किसका पावर रहता है जी, हमारे सेकंड टर्म का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या रहेगा, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, सो व्हेन Q प्लस P का पावर N, पहले कंडीशन का मतलब रहता है जी आइदर R इज इक्वल टू
7 और r इज इक्वल टू 4। ये थियरी वाला पार्ट है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसके लिए। लाइक r इज इक्वल टू सर 4 एंड 7 ही क्यों लिया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। क्यों r इज इक्वल टू 4 एंड 7 ले रहे हैं, आप सीधा वैल्यू पुट करेंगे। हमारा जनरल टर्म किस तरीके से रहता है जी, हमारा कोई भी पी आई क्या रहता है हमारा, एन सी आर क्यू का पावर एन माइनस आर इंटू पी का पावर आर, इस तरीके से रहता है ना। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 7 चाहिए जी। सो प्रोबेबिलिटी व्हेन r इज इक्वल टू 4, सीधा वैल्यू डाल दो, r का वैल्यू 4 एंड n का वैल्यू 11 एंड q का वैल्यू 0.6 एंड p का वैल्यू 0.4। आप अगर ये ऐसे अगर नहीं लिखना चाहते आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप उसको और छोटा करना चाहते हो लाइक 2/5 एंड 3/5 तो भी चल जाएगा। So this becomes 11c4 3/5 का पावर 11 minus 4 that is 7 and 2/5 का पावर 4 and probability at r is equal to 7 क्या रहेगा जी, 11c 7 3/5 का पावर 4 and 2/5 का पावर 7। और हम जितना अच्छे से जानते हैं कॉम्बिनेशन को, ये दोनों वैल्यूज कैसे है जी, एक्चुअली इक्वल है। एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई वेन एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11, तो 11c4 एंड 11c7 तो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आगे देखो सिंप्लीफाई करेंगे, 5 का पावर 7 5 का पावर 4, तो नीचे लिटरली क्या रहने वाला है, हर बार 5 का पावर 11 ही रहने वाला है। ऊपर देखो क्या होता है, यहाँ पर रहेगा जी 3 का पावर 7 एंड 2 का पावर 4, यहाँ पर रहेगा 3 का पावर 4 एंड 2 का पावर 7, और सामने वाले ये दो टर्म्स तो सेम ही है, 11c4 एंड 11c7। अब हमें इनका क्या करना रहेगा जी, एडिशन। और है ना, और रहता तो हम यूनियन लेते हैं, इन दोनों का सम करते टाइम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इन दोनों का सम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो ये ले लिया। जो पार्ट कॉमन है वो ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, लाइक 11c4 एंड 11c7 दोनों का सेम वैल्यू है, तो दोनों में से सिर्फ एक टर्म लिखा तो भी चल जाएगा। यहाँ से 3 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर 4 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 4 कॉमन निकाल सकते हैं। ऊपर क्या बचेगा, अब बस 3 टू द पावर 3 बचेगा, नीचे क्या बचेगा जी, 2 टू द पावर 3 बचेगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना इजी हो जाता है, 3 2 जा 6, तो दिस इज नथिंग बट 6 का पावर 4 एंड सो ऑन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थर्ड पे चले। कोई है जिसको सेकंड समझ में नहीं आ रहा,
क्वेश्चन जानबूझ के लिया क्योंकि यहाँ पर गिवन डेटा पहले और तीसरे के जैसा सीधा नहीं था। आपको पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना नहीं था। अब देखो थर्ड के लिए वापस से हमें पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा। 5 cards are drawn from a deck of 52 cards with replacement, मतलब एक निकाला वापस रखा, दूसरा निकाला वापस रखा एंड सो ऑन। बट निकालने के बाद हम लेजर से उसको नोट डाउन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली फॉर ईच ड्रॉ हमारा सैंपल स्पेस फिक्स रहने वाला है, ठीक है। मतलब हम एट ए टाइम कितने कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, बट कितनी बार कर रहे हैं, 5 टाइम्स कर रहे हैं। तो हमारा n का वैल्यू पता चल गया, n इज इक्वल टू 5 रहेगा यहाँ पर। So what do we have? We have n is equal to 5. Next, deck of 52 cards with replacement. Occurrence of face card is success. अब face card मतलब हम क्या जानते हैं जी, face card कौन से रहते हैं जी, एस रहता है, किंग रहता है, क्वीन रहती है एंड जैक रहता है। मतलब एक सूट में 4 रहते हैं, 4 सूट के कितने रहेंगे टोटल, 16 कार्ड्स रहेंगे। तो डेक ऑफ 52 कार्ड्स में क्या होता है जी, हमारा डेक ऑफ 52 कार्ड्स में हमारे रहते हैं जी 16 फेस कार्ड्स रहते हैं एंड रिमेनिंग 36 कौन से टाइप के कार्ड्स रहते हैं जी, नंबर कार्ड्स रहते हैं। ये समझ में आया, ठीक है। तो फॉर अ सिंगल ट्रायल हमारा सैंपल स्पेस क्या रहेगा जी, 52C1 मतलब 52 ही रहेगा। ऑकरेंस ऑफ फेस कार्ड इज सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होना चाहिए, फेस कार्ड आना चाहिए। तो 16C1 अपॉन 52C1 कितना आएगा, 16 अपॉन 52 कितना आता है जी, सिंप्लीफाई करने के बाद 4/13। और ये किसका वैल्यू है, P का वैल्यू रहेगा। और अगर P अगर ये रहेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज 1 माइनस P। तो हमें Q का वैल्यू क्या मिलता है जी, 9/13 मिल जाता है। P मिल गया, Q मिल गया और N भी मिल गया। अब कितना फाइंड आउट करना है हम नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। एटलीस्ट 4 सक्सेसेस ओनली 2 सक्सेसेस, मतलब R का वैल्यू 2 और 4 से बड़ा तो लेना ही है, सब कुछ कर ही लेते हैं। ओके हमारा x है मतलब ये R का वैल्यू रहेगा, हमारा P है मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x रहेगा। हमारे R कौन से वैल्यूज रहता है जी, 0 1 2 3 4 एंड n इज इक्वल टू 5 तक जाएगा। नेक्स्ट हमारा पहला टर्म क्या रहता है जी, 5C0 Q का पावर 5 P का पावर 0, राइट। ये किसके लिए कर रहे हैं हम, फॉर Q प्लस P का पावर 5। यहाँ पर क्या रहेगा 5C1 Q का पावर 4 P का पावर 1, 5C2 Q का पावर 3 P का स्क्वायर, 5C3 Q स्क्वायर एंड P क्यूब, 5C4 Q इंटू P का पावर 4, 5C5 P का पावर 5। कोई है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, दिस इज लिटरली सेकंड रो इज लिटरली बाइनोमियल एक्सपेंशन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। हमें P पता है, Q पता है और बाकी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। 5C0 इज 1, 5C1 इज 5, 5C2 इज 10, 5C3 इज 15 रहता है, नहीं 10 ही रहता है। फिर ये अगेन ये 5 और ये 1। ओके Q इज 9/13। चलो भैया स्टार्ट। 1 इंटू 9 का पावर 5 अपॉन 13 का पावर 5, यहाँ पर 5 इंटू 9 का पावर 4 अपॉन 13 का पावर 5, बट यहाँ पर साथ में 4 भी मल्टीप्लीकेशन में, 4 का पावर 1, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाइड विथ 9 क्यूब 4 स्क्वायर अपॉन 13 का पावर 5।
यहाँ पर 10 मल्टीप्लाइड विथ 9 स्क्वायर 4 क्यूब अपॉन 13 का पावर 5. 5 is 5. This is 9 multiplied with 4 to the power 4 upon 13 का power 5. 5 is 1. So 4 to the power 5 upon 13 to the power 5. 0 face card, 1 face card, 2 face card, 3 face cards, 4 face card and 5 face cards. ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर वाला ही रो है जस्ट रिजेंबल करने के लिए. अब जो भी पूछा है वो हम सीधा निकाल लेंगे. एटलीस्ट 4 सक्सेसेस. एटलीस्ट 4 सक्सेसेस का मतलब क्या रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा. हम सीधा क्या करेंगे जी, इन दोनों का एडिशन. तो पहले वाले के लिए एटलीस्ट 4 सक्सेसेस का मतलब क्या रहेगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 5 रहेगा. तो विच इज इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन 4 टू द पावर 4 एंड 13 टू द पावर 5 कॉमन ले सकते हैं. पहली जगह पर देखो क्या बचता है जी, 9 इंटू 5 दैट इज 45 प्लस वहां पर सिर्फ 4 बचता है 4. तो इसको सीधा लिखा जा सकता है. ये अगर 49 करेंगे ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देंगे. सर वहां पर 4 एंड 9 आ गया, ये 7 कहाँ से आया, ये 7 यहाँ से आ गया. ठीक है. सेकंड सेकंड क्या पूछा है जी, ओनली 2 सक्सेसेस, ज्यादा ढूंढने की जरूरत है नहीं. दिस इज द आंसर. लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लेना एक और, जहां पर आपको लैंग्वेज में अटकाते हैं. ठीक है. हमने अब तक जो क्वेश्चंस देखे वहां पर आपको P पता था, मतलब इजीली निकाल सकते थे. Q भी पता था, वो भी इजीली निकाल सकते थे. और आपको N दिया रहता है, बराबर है. अब हम एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जहां पर आपको P और Q दिया रहेगा और जो प्रोबेबिलिटी है वो भी दिया रहेगा जो निकालना है. और उसके लिए अब हमें कौन सा वैल्यू निकालना रहेगा जी, R का वैल्यू निकालना रहेगा या फिर हमें N का वैल्यू निकालना रहेगा. ठीक है. तो ऐसा क्वेश्चन देखते हैं. The probability that man hits the target is 1/2. How many times he has to hit the target if probability of
hitting target at least once is more than 90%. क्वेश्चन देखते से क्या लग रहा है? सर स्किप कर दें, यही लगता है ऐसे क्वेश्चंस को देखकर। ठीक है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी दैट मैन हिट्स द टारगेट। आप गिवन डेटा अगर अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करोगे आप आगे जा ही नहीं सकते। प्रोबेबिलिटी दैट मैन हिट्स द टारगेट इज 1/2। तो लेट जस्ट से पी का वैल्यू क्या दिया है जी? 1/2 दिया है। क्यों दिया है क्या? नहीं है, बट निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी निकाल सकते हैं। हमारा क्यू का वैल्यू क्या रहेगा जी? 1 माइनस पी, मतलब ये भी कितना रहेगा? 1/2। Probability man hits the target 1/2. Probability that man misses the target is 1/2. अब how many times he has to hit the target if probability of hitting target at least once? अब यहाँ पर आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, probability of hitting target at least once. एटलीस्ट वंस का मतलब क्या है? आर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू कहां तक जाएगा? एन तक जाएगा। आपको जो हाउ मेनी टाइम्स पूछा है ना वो एक्चुअली क्या रहेगा जी? उसने कितने टाइम हिट किया जी? एक्चुअली एन टाइम्स हिट किया। तो पहले अज्यूम ही करके चलो, लेट मैन हिट्स मैन परफॉर्म्स hitting the target कितने टाइम्स? एन टाइम्स। हमें जो निकालना है पहले वो हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब उसमें से अगर ये एन टाइम्स अगर रहेगा, हम आर का वैल्यू क्या बोलते हैं? आर इज नथिंग बट नंबर ऑफ सक्सेसेस। ये रहता था, हम इसको क्या बोल रहे हैं? आर बोल रहे हैं। आर मतलब हमारा क्या? रैंडम वेरिएबल है। 0 रहेगा तो 0 सक्सेस, 1 रहेगा तो 1 सक्सेस, एन तक जाएगा तो एन सक्सेसेस। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट एटलीस्ट वंस। ठीक है, अगर ये एन टाइम्स करेगा तो बेसिकली क्या होगा? आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 2, ये अप टू कहां तक जाएगा जी? आर इज इक्वल टू एन तक। मतलब उसने 0 टाइम्स हिट किया, 1 टाइम हिट किया, 2 टाइम्स हिट किया, 3 टाइम्स हिट किया एंड सो ऑन। एटलीस्ट वंस बोला है मतलब यहां से अगले वालों का सम रहेगा। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है? उन्होंने क्या पूछा है? एन का वैल्यू क्या होना चाहिए व्हेन आर अगर 1 या फिर 1 से बड़ा रहा कहां तक? एन तक। इन सब का समेशन इज मोर देन 90%, इज मोर देन 90%। ये समझ में आया? लिखवाऊंगा, पहले थ्योरी में अंडरस्टैंड कर लो। बट ये 1 से लेकर एन तक के निकालने से बेटर 1 में से ये माइनस कर दें। ऑलवेज टुगेदर फाइंड आउट करना इजी है। हम नेवर टुगेदर के लिए क्या कर देते हैं? ऑल कॉम्बिनेशन, ऑल अरेंजमेंट्स माइनस ऑलवेज टुगेदर। हमें क्या मिलता था? नेवर टुगेदर। तो एटलीस्ट वंस अगर निकालना रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? उसने एक बार भी हिट नहीं किया, वो कैलकुलेट करते हैं एंड टोटल इनका समेशन हमें कितना आता है? हमेशा 1 आता है। 1 में से नेवर हिट माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एटलीस्ट वंस वाला हिट मिल जाएगा। ये समझ में आ गया ट्रिक? क्या करेंगे यहां पर? ओके, n times and man hits the target r times.
वो n टाइम्स हिटिंग द टारगेट परफॉर्म कर रहा है, बट उसमें से वो r टाइम्स ही क्या कर पा रहा है जी, हिट कर पा रहा है। ये n और r का पर्पस रहता है। अब हमें n पता है, r क्या रहता है वो पता है, p एंड q का भी वैल्यू पता है, तो हम सीधा क्या पकड़ के चलेंगे जी, हमें जो पूछा गया है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, मतलब हमें क्या पूछा गया है जी, प्रोबेबिलिटी दैट r इज 1 और 2 और 3 अप टू n, ये पूछा है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट वंस और ट्वाइस, एटलीस्ट वन बोला ना, तो वन से बड़ा वाला हर एक नंबर आएगा। ये समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो इसका मतलब क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 3, ये अप टू कहाँ तक जाएगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू n, यहां तक जाएगा। ये क्लियर है? ये हमें पूछा गया है। और जैसे ये गिवन डेटा समझ में आ गया, हम सीधा स्टार्ट कर सकते हैं जी सॉल्यूशन से। हम क्या बोल सकते हैं, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ r is equal to 0 plus probability of r is equal to 1 plus probability of r is equal to 2 अप टू ये कहाँ तक, probability of r is equal to n, ये कितना रहता है जी, 1 रहता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया जी, ये r is equal to 0 वाला जो प्रोबेबिलिटी है वो सीधा उधर भेज दिया। तो हम सीधा क्या बोलेंगे जी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी is equal to 1 minus probability when he never hits the target। ये समझ में आया पार्ट? थ्योरी वाइज अगर जाना है तो ऐसा, ठीक है। तो हमें सिर्फ अब क्या निकालना है जी, प्रोबेबिलिटी r इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर आएंगे जी हमारा, नाउ फॉर q प्लस p का पावर n, हमें क्या चाहिए, कहां पर चाहिए, एट r इज इक्वल टू 0 पे चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस r इज इक्वल टू 0 डालो जी इसके एक्सपेंशन में, सीधा n c 0 q का पावर n एंड p का पावर 0 रहेगा। ठीक है, बट अगेन दिस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसा बोला है जी, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, इसका मतलब क्या रहेगा जी, यही रहेगा। If this is required probability, this must be greater than 90 degree, 90%। तो हम सीधा 9/10 ऐसा बोल सकते हैं। हमें जो फाइंड आउट करना है वो इधर है, NC0 कितना रहता है, 1 रहता है, तो हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है जी, q टू द पावर n करना रहेगा। वहां पर माइनस q टू द पावर n इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर का 9/10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा जी, 1 माइनस 9/10, तो ये क्या मिलेगा, q टू द पावर n इज लेस देन 1/10, बट q का वैल्यू क्या है, 1/2। इज लेस देन 1/10, ये समझ में आ गया। अब 1/2 का पावर n, मतलब ये क्या रहेगा, 1/2 टू द पावर n, क्रिस क्रॉस करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 टू द पावर n उधर जाएगा, 10 इधर आएगा, तो 10 मस्ट बी लेस देन 2 टू द पावर n। और अब n के पावर से हमें, सॉरी 2 के पावर से हमें पता है, 1 रहेगा तो 2, 2 रहेगा तो 4, 3 रहेगा तो 8, 4 रहेगा तो 16, 16 इज ग्रेटर देन 10। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जी, फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, या फिर ग्रेटर देन 3 भी बोल सकते हैं, man hits the target at least once
ये लेफ्ट साइड का सिर्फ कैलकुलेशन है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट वहां पर रहता है। अगर वो अगर ढंग से हुआ तो भाई नेक्स्ट पार्ट होगा। गिवन डेटा आप अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हो कि नहीं। आगे ये क्वेश्चन लेना सिमिलर टाइप का है। देयर आर 6% ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स in a large container find the probability that sample of 8 items will not include more than one defective item। ठीक है, लेट जैसे इंस्पेक्शन चल रहा है, 100% में से 6% आइटम्स कैसे हैं, डिफेक्टिव है। तो इंस्पेक्शन कैसे होता है, पहला चेकआउट करता है, उसको वापस रख देगा। मतलब फॉर एवरी ड्राइंग क्या रहेगा, 100% आइटम्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो अब हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा यहाँ पर, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव वाला मिलना सक्सेस पकड़ के चलेंगे, नहीं मिलना फेलियर रहेगा। अब हमें ये सक्सेस कितनी बार चाहिए, नॉट मोर देन वंस। मतलब आर का हाईएस्ट वैल्यू कहां तक लेना है, सिर्फ 1 तक लेना है। मतलब आर इज इक्वल टू 0 रहेगा या फिर आर इज इक्वल टू 1 रहेगा। हमें आर इज इक्वल टू एन तक जाने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। समझ में आया, सेम पैटर्न पिछली बार जो पूछा था फॉलो करना है। अब गिवन डेटा अगेन P इज इक्वल टू क्या है एंड Q इज इक्वल टू क्या है, जब तक आप जस्टिफाई नहीं करते तब तक मत जाओ। लेट जैसे हम P क्या बोल रहे हैं जी, P मतलब हमारा क्या आता है जी, डिफेक्टिव आइटम का आना, मतलब हम P पकड़ के चल रहे हैं। तो Q क्या रहेगा जी, हमें कौन सा वाला आइटम मिल रहा है जी, गुड आइटम मिल रहा है। हम R जो लगाते हैं वो हमेशा P के काउंट पे लगाने वाला है। हमें कैसा चाहिए जी, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, मतलब आर कभी भी 1 से बड़ा नहीं जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर P क्या रहेगा जी, 6%, मतलब 6/100। तो ये क्या हो जाएगा जी मेरा 94/100। और क्वेश्चन देखते सी, हम ये सैंपल कितने बार निकालने वाले हैं, 8 बार। तो n इज इक्वल टू 8 मिल गया। सो फॉर Q प्लस P टू द पावर 8 हमें क्या बोला है जी, R जो रहता है वो किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, P के ऑकरेंस के ऊपर। R इज इक्वल टू 0 तो P 0 टाइम्स आएगा, R इज इक्वल टू 2 तो P 2 टाइम्स आएगा, एंड सो ऑन। तो सैंपल ऑफ 8 आइटम्स विल नॉट इंक्लूड मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। इसका मतलब क्या रहेगा, 8 आइटम्स विल नॉट इंक्लूड मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। इसका मतलब जो डिफेक्टिव आइटम रहेगा उसका हाईएस्ट वैल्यू इज अलाउड इज 1। बट डिफेक्टिव आइटम लेना मतलब P को लेना है, राइट। P इज डिफेक्टिव आइटम, मतलब सिलेक्शन ऑफ P मस्ट नॉट बी मोर देन 1।
तो यहाँ पर हम सिर्फ किसके लिए फाइंड आउट करें जी, प्रोबेबिलिटी एट r इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट r इज इक्वल टू 1, सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर हो गया तो हमारा कंडीशन ब्रेक हो जाता है। तो r इज इक्वल टू 0 पे क्या रहेगा जी, 8c0 q का पावर 8 प्लस 8c1 q का पावर 7 एंड p का पावर 1, इतना ही रहेगा। हमें p पता है, हमें q पता है, हमें n पता है, हमें सब पता है। 8c0 इज 1, q का पावर 8 मतलब 94 का पावर 8 अपॉन 100 का पावर 8 प्लस 8c1 इज 8, दिस इज, तो दिस बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ 94 का पावर 7 इंटू p इज 6 डिवाइडेड बाय 100 का पावर 8। कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, वहां से 94 का पावर 7 और नीचे से 100 का पावर 8 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर का 94 प्लस यहाँ का 8 6 जा 48, ये दोनों का सम देखो कितना आता है, 42 142 142 142। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का? अब हम देखेंगे जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका भी हमें क्या निकालना है जी, मीन एंड वेरिएंस। बट आपके लिए कंफर्टेबल वाली चीज बता देता हूँ, सिंस दिस इज अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, इसका मीन एंड वेरिएंस कंपेयर टू प्रीवियस बहुत इजी होता है। तो हेडिंग डालो जी, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने लास्ट वाला कौन सा देखा था, मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो लास्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब देखा था तो हमें जो xi और pi यहाँ पर जो वैल्यूज थे प्रोबेबिलिटी, इसके वैल्यूज फिक्स थे क्या, वैरी कर रहे थे, बट वो जो वेरिएशन था वो भी अलग अलग था, बहुत अलग अलग था। बट अब यहाँ पर हमारे एक सिंपल फॉर्मूले को फॉलो करने वाला है जी। यहाँ पर जो भी टर्म रहेगा वो क्या रहेगा, NCR Q का पावर n माइनस आर इंटू पी का पावर r, इसी तरीके से रहने वाला है। और यहाँ पर ये ऊपर क्या रहेगा जी, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, ये अप टू कहाँ तक जाएगा जी, हमारा n तक जाएगा। हम r का जो भी वैल्यू डालेंगे अकॉर्डिंगली हमें क्या मिल जाता है जी, वहाँ का प्रोबेबिलिटी मिल जाता है। ठीक है, तो हमने अब तक क्या देखा था जी, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन r का वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक जाएगा जी, अप टू n तक जाएगा। और ये जो प्रोबेबिलिटी का समेशन रहेगा, दिस इज नथिंग बट q प्लस पी का पावर n रहेगा। तो हमने जो मीन एंड वेरिएंस के लिए फॉर्मूला बनाया था वो सीधा यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कुछ थ्योरी वाला पार्ट लिख लेते हैं। Let capital X is a random variable
assuming values xi is equal to r is equal to 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक n तक। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने xi और pi के टर्म में देखा था मीन एंड वेरिएंस, अब उसी को रिजेंबल करने वाले भी टर्म्स देखने वाले। वहां पर जो xi था वो यहाँ पर क्या है एक्चुअली r रहेगा। विथ corresponding probabilities with corresponding probabilities। अब यहां पर क्या रहेगा जी हमारा एन सी आर क्यू का पावर एन माइनस आर एंड पी का पावर आर, ये पी आई रहेगा हर बार। देन सबसे पहले हम कौन से वाले पार्ट के लिए देखेंगे जी, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन ऑफ एक्स को हम कैसे शो करते हैं जी, एक्स बार करके शो करते हैं। मीन ऑफ एक्स दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू, हमारा एक्स बार क्या था जी, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई था, वेयर आई वेरिंग फ्रॉम 0 से लेकर n तक, सॉरी 1 से लेकर n तक। बट xi इज नथिंग बट r रहेगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ जी, दिस इज नथिंग बट समेशन r टाइम्स ऑफ पी आई वेयर r वेरीज फ्रॉम 0 से लेकर n तक। तो कहते हैं ना r इज इक्वल टू 0 पे p1 मिलता है, दैट इज x1 r इज इक्वल टू 0, x2 r इज इक्वल टू 1, तो i इज इक्वल टू 1 मतलब ही क्या रहेगा, r इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। अब हमारा pi का वैल्यू क्या है जी, NCR एंड दिस, तो सीधा यहाँ पर pi का वैल्यू लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर pi का वैल्यू लिख देंगे जी हम, pi का वैल्यू क्या है जी, NCR Q का पावर n माइनस आर एंड P का पावर r। अब ध्यान देना आपका थ्रू एंड थ्रू सिर्फ एक ही वेरिएबल है r, r चेंज होगा तभी सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर NCR को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, n अपॉन r मल्टीप्लाइड विथ n माइनस वन सी आर माइनस वन, लिख सकते हैं, हमें पता है लिख सकते हैं भाई, फॉर श्योर लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से एक p एक्स्ट्रा बोरो कर लेंगे, तो ये जो p का पावर r है उसको क्या लिखा है जी, p इंटू पी का पावर r माइनस वन लिखा तो चलेगा। क्यों कर रहे हैं हम इसके साथ मैच करना चाहते हैं। यहाँ पर सी आर था तो p का पावर भी r था, अब यहाँ पर n माइनस वन सी क्या आया, r माइनस वन, और r का जो भी नया वैल्यू रहेगा हम p के साथ मैच करना चाहते हैं, तो p का पावर r माइनस वन किया, और साथ में क्या है जी हमारा q का पावर n माइनस आर, उसको फिलहाल वैसा का वैसा ही रख दे रहे हैं। कोई है जिसको ये स्टेप समझ में नहीं आया, दो तीन जगह पर चेंज किया जी, एनसीआर को हमने क्या लिखा जी, ये वाला पार्ट लिखा, और पी टू द पावर आर को हमने ये वाला पार्ट लिखा। कहीं पर कुछ गलत किया, सही है। अब क्यों किया वो देखते हैं। आर आर कैंसिल, क्योंकि वो वेरिएबल है, आर अपना वेरी करने वाला है हर बार। हमारा कांस्टेंट क्या है, एन इज अवर कांस्टेंट, हमारा कांस्टेंट क्या रहने वाला है, पी इज अवर कांस्टेंट, क्यू इज अवर कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर बाहर एन बचा है, देखो ये अंदर जो पी है ना उसको भी मैं बाहर लेकर आता हूँ, तो देखो क्या बचेगा मेरा, एन इंटू पी, ये बाहर समेशन आर इज इक्वल टू 0 से लेकर एन तक, ब्रैकेट के अंदर ध्यान देना आप,
n माइनस वन सी r माइनस वन p का पावर r माइनस वन। अब देखो Q के अंदर क्या चेंज कर रहा हूं, n माइनस आर में, यहां पर n माइनस आर में मैंने प्लस वन माइनस वन कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ने वाला। तो अब देखो Q का पावर क्या किया, n माइनस वन माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर से यहां तक कुछ फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, समेशन आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू n फॉर, बाहर क्या है जी, n एंड p बाहर है, और ये हमारा आप देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बनता है जी, n माइनस वन सी r माइनस वन। Q के पावर में देखना, यहाँ पर माइनस n माइनस वन को मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन लूंगा तो इसको भी एक ग्रुप बना सकता हूँ। तो ये देखो अब Q का पावर क्या हो जाता है, Q का पावर n माइनस वन माइनस r माइनस वन, माइनस साइन कॉमन लिया ना यहाँ पर, माइनस आर का हो गया प्लस आर, प्लस वन का हो जाएगा माइनस वन, इनटू अब P का पावर क्या है, r माइनस वन है। यहां तक समझ में आया? दिस इज द फाइनल स्टेप। बट ये किसका एक्सपेंशन है? अब दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ, देखो ये दोनों हमारे कॉन्स्टेंट्स है तो इसको हम बाहर लेकर आ गए। ये क्या आएगा जी, समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक फॉर दिस थिंग। ठीक है, ये क्या है जी, बेसिकली ये जनरल टर्म है। जनरल टर्म मतलब कोई भी एक सिंगल वाला टर्म रहेगा। यहाँ पर अब देखो r का वैल्यू क्या है जी, r माइनस वन, तो ये कौन सा वाला टर्म रहेगा, rth टर्म रहेगा। जनरल टर्म रहेगा ये हमारा किसका, बाइनोमियल थ्योरम का। और जब समेशन रहता है मतलब क्या रहता है, उसका एक्सपेंशन रहता है। तो हम यहाँ पर सीधा क्या लिख सकते हैं पता है, ये कांस्टेंट अगर बाहर निकाले और इसके ऊपर अगर समेशन अप्लाई किया, r वेरिंग फ्रॉम, अब यहाँ पर वन से लेकर आगे तक जाएगा, यहाँ पर जीरो आएगा तो माइनस वन। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाता है जी, q प्लस p का पावर n माइनस वन रहेगा ये। ध्यान देना एक बार वापस से, q प्लस p का पावर n माइनस वन, इसका एक्सपेंशन क्या रहेगा, n माइनस वन सी r, पहला टर्म इज q, इसका पावर क्या रहेगा, या फिर ये r माइनस वन, ये q का पावर क्या रहेगा, n माइनस वन माइनस r माइनस वन, और p का पावर क्या रहेगा, r माइनस वन। क्या ये और ये मैच नहीं कर रहा? हमने अब तक यहां से यहां पर गए, बट अब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इसके अंदर, बट विद द हेल्प ऑफ समेशन वाला साइन। यहां तक आ गया, कैसे पता चल गया, but since q plus p is equal to what, वन रहता है, तो वन का पावर कुछ भी करो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो दिस टोटल टर्म्स बिकम वन। तो देखो हमें मीन क्या मिलता है, मीन इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ p। देखो कितना छोटा और सिंपल मिल चुका। ठीक है, ये डेरिवेशन है, आपको मेन एग्जाम के बीच में ये फॉलो करना है क्या? बिल्कुल नहीं, बट हमें जो फॉर्मूला पता था सीधा वहां से हमने पार्ट बना लिया। एंड पी मतलब क्या आएगा सीधा, वे मीन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लियर है? और जैसे मीन निकाला है वैसे अब हम वेरिएंस भी निकालेंगे। मीन तक किसी को कोई डाउट? लिख ले, आराम से लिख लो, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंडिंग इसी के ऊपर बनने वाला है। हम क्या करते हैं, कई बार हमने हेडिंग पढ़ लिया, वैल्यू देख लेते हैं, ये कैसे बना, हम उसके ऊपर वापस से कभी जाते ही नहीं है। फर्स्ट टाइम क्लास में लिखते टाइम आप लिख लेते हो, बट उसके बाद कभी आते नहीं हो। आपको कैसे पता चलेगा भाई, समेशन जब आता है तो सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो गिव अप कर रहे हैं, स्किप करेंगे, 2.5 मार्क गए भाड़ में। डोंट डू दैट।
अब देखो वेरिएंस के लिए तो अब हम सीधा यहीं से शुरू करेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स। ये सेटअप तो हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, हमारा जो वेरिएंस है इसके बगैर कैलकुलेट हो सकता है क्या? कभी नहीं होता। मीन के बगैर कभी भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो अभी जो हम वेरिएंस यूज करेंगे, वेरिएंस का जो भी फॉर्मूला रहेगा उसमें अगर मीन आता है तो हम क्या यूज करेंगे? ये वाला वैल्यू यूज करेंगे, ये वाला वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है। सो वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला किसी को याद है? ये वाले फॉर्मेट में समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर। ये क्या है जी? समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, आई वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक, माइनस मीन वाला स्क्वायर था। ठीक है। अब यहाँ पर जो मीन रहेगा वो हम सीधा क्या यूज करेंगे जी? एन स्क्वायर पी स्क्वायर, एन पी का होल स्क्वायर। ठीक है। नोट डाउन हो गया पूरा मीन वाला पार्ट। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पर हम क्या जानते हैं भाई? एक्स आई इज नथिंग बट आर। ठीक है। तो आर जैसे ही 0 जाएगा एक्स 1 रहता है, x2 कहां पर रहता है जी? एट r इज इक्वल टू 1 रहता है, सो ऑन। तो जैसे हम i को सीधा r से रिप्लेस कर सकते हैं समेशन के। यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला, सीधा वैल्यूज डाल दिए जी। एक्स आई इज इक्वल टू आर एंड i इज इक्वल टू 1 जो रहेगा वो अब सीधा क्या बन जाएगा जी? r इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाती है जी? समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक फॉर, यहाँ पर देखो एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई इज नथिंग बट आर, मतलब ये क्या बन जाएगा मेरा? आर स्क्वायर। और ये क्या है जी? मेरा प्रोबेबिलिटी आई ही पकड़ लेते हैं, 1 प्रोबेबिलिटी या फिर आर वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आर या फिर एक्स इज इक्वल टू आर। ठीक है। माइनस यहाँ पर मीन स्क्वायर, मतलब क्या रहेगा मेरा? एनपी का होल स्क्वायर। अब ये कौन सा टर्म है जी? अगेन बताता हूं, दिस इज जनरल टर्म। जनरल टर्म फॉर q प्लस पी का पावर n, उसका ये जनरल टर्म रहने वाला है। तो देखो क्या बनेगा ये? आर स्क्वायर इन ब्रैकेट एन सी आर, क्यू का पावर n माइनस आर एंड p का पावर r, दिस इज द जनरल टर्म। माइनस एन पी का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर। अब देखो यहाँ पर प्रीवियसली हम यहाँ पर r बोरो कर सकते थे, बट यहाँ पर आर स्क्वायर बोरो नहीं कर सकते अब। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो एक छेड़खानी करेंगे आर स्क्वायर के साथ। क्या मैं आर स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूं? आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब पहली जगह से मैं आर कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा? यहां से अगर आर कॉमन लिया तो आर इंटू आर माइनस 1, और यहाँ पर ये अगला वाला पार्ट कैसा रहेगा जी? प्लस आर वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ में आया क्या किया, क्यों किया वो समझ में आ जाएगा। बट हमने अब आर स्क्वायर को क्या लिखा है जी? आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस पार्ट। ठीक है। कैसे किया समझ लो। अब सीधा पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर विच इज इक्वल टू आर इंटू आर माइनस 1 प्लस आर। ये वाले फॉर्मेट में लिखेंगे जी आर स्क्वायर हम यहाँ पर। तो देखो क्या बन जाता है? समेशन आर वेरिंग फ्रॉम 0 से लेकर n तक फॉर, ये वाला पार्ट ब्रैकेट में लिखना, r इंटू आर माइनस 1 प्लस आर मल्टीप्लाइड विद दिस पार्ट एन सी आर, क्यू का पावर n माइनस आर, पी का पावर r।
माइनस एन पी का होल स्क्वायर। अगेन ये डेरिवेशन बस एक बार अच्छे से करना है, जो फाइनल वैल्यू मिलेगा ना हमें तो उसी को फॉलो करना रहता है, बट ये प्रोसेस आपको समझाएगा डिटेल्स कैसे चेंज होते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा यहाँ का सेकंड वाला पार्ट है उसको यहाँ के फर्स्ट वाले पार्ट के इंडिविजुअल पार्ट के साथ क्या कर देंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो r इंटू आर माइनस वन मल्टीप्लाइड विद दिस प्लस r मल्टीप्लाइड विद दिस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये आगे बनेगा जी मेरा समेशन r वेरिंग फ्रॉम 0 से लेकर n तक फॉर r इंटू आर माइनस वन मल्टीप्लाइड विथ एन सी आर क्यू का पावर n माइनस आर पी का पावर r प्लस समेशन ऑफ r वेरिंग फ्रॉम 0 से लेकर n तक फॉर r मल्टीप्लाइड विथ एन सी आर क्यू का पावर n माइनस आर पी का पावर r एंड फाइनली हमारा क्या है जी, ये वाला पार्ट माइनस एन पी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं समेशन बार बार लिखते हुए नहीं बैठ रहा हूँ, सीधा अंदर घुस रहा हूँ। ठीक है, r इंटू आर माइनस वन बाहर लिखा। अब यहाँ पर एन सी आर को हम ऐसा लिख सकते हैं n अपॉन आर मल्टीप्लाइड विथ n माइनस वन सी आर माइनस वन। एक और बार करेंगे तो देखो क्या मिल जाता है जी हमें, n माइनस वन ऊपर r माइनस वन नीचे, ये बन जाएगा जी मेरा n माइनस टू सी आर माइनस टू। और जैसे r था तो p का पावर r था, अब यहाँ पर c के साथ r माइनस टू है तो यहाँ पर p का भी पावर हम क्या करना पसंद करेंगे जी, r माइनस टू। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, q के पावर में लिखेंगे जी n माइनस टू माइनस आर प्लस टू एंड p के पावर में लिखेंगे जी p स्क्वायर इंटू p का पावर r माइनस टू। ये हमारा है जी पहला वाला ब्रैकेट। ये समझ में आया पहले ब्रैकेट में क्या क्या छेड़खानी किया। इसके साथ समेशन लगा लेना आप, r इक्वल टू 0 से लेकर n तक। सेम चीज हम करेंगे जी सेकंड ब्रैकेट के लिए, प्लस सेकंड ब्रैकेट r इक्वल टू 0 से लेकर n तक फॉर, यहाँ पर r है मल्टीप्लीकेशन में, एनसीआर को क्या लिखा जी n अपॉन r इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। क्यू के पावर में क्या कर दिया जी, प्लस वन माइनस वन कर दिया, तो n माइनस वन माइनस आर प्लस वन, ये हो गया जी हमारा q का पावर। एंड p का पावर r है ना, हम क्या करना चाहते हैं r माइनस वन, तो इसको लिखा जी p इंटू पी का पावर r माइनस वन। और ये सब के बाद एंड में क्या रहेगा जी, माइनस एन पी का होल स्क्वायर। कुछ कटता है क्या, देखो आर आर कैंसिल हो जाएगा, आर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n माइनस टू एक ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेकर ये वाला पार्ट भी हमें एक ब्रैकेट में लेकर आना है। ठीक है, तो देखो ये पहले वाले ब्रैकेट के ऊपर देखते हैं अब, समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक फॉर r माइनस वन ऊपर और नीचे से कट गए, बचा क्या n इंटू एन माइनस वन, अंदर से p स्क्वायर बाहर निकाल लो, p स्क्वायर। अब देखो हमें किसके ऊपर फोकस करना है, n माइनस टू सी आर माइनस टू, q का पावर देखो यहां पर n माइनस टू माइनस ऑफ r माइनस टू, और यहां पर p का पावर r माइनस टू। ये क्लियर है। अब देखो n कांस्टेंट होता है, p कांस्टेंट होता है और q भी कांस्टेंट होता है। हमारा वेरिएबल क्या है, r है। r हमारा इधर है क्या, नहीं, r हमारा देखो अंदर वाले ब्रैकेट पे, तो समेशन सिर्फ यहां पर ही लगेगा। ये क्लियर है। हमारा नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है, सेकंड वाले पार्ट पे देखते हैं, प्लस समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक फॉर,
यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा R और R कैंसल हो जाएगा, सेम थिंग जो प्रीवियसली हुआ था। तो यहाँ पर आएगा जी n इंटू पी, यहाँ से p भी बाहर ले लिया, तो हमें क्या बचता है जी ब्रैकेट के अंदर n माइनस वन सी आर माइनस वन, पैरिंग फ्रॉम q का पावर देखो अब यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेकर n माइनस वन माइनस ऑफ r माइनस वन, एंड p का पावर क्या है जी r माइनस वन। ठीक है, एंड सबसेट में हमारा माइनस np का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो समेशन रहेगा सिर्फ r के ऊपर लगेगा, ये जो अंदर वाले ब्रैकेट्स है कौन से वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, इनके ऊपर ध्यान देना। क्या ये q प्लस पी का पावर n माइनस टू नहीं लग रहा, दिस थिंग, q प्लस पी का पावर n माइनस टू, दिस इज मीन के टाइम पे इसको देखा था, q प्लस पी का पावर n माइनस वन, और इनके ऊपर समेशन करेंगे तो हम क्या जानते हैं भाई, ये यही मिलने वाला है जो कि कितना होता है वन होता है। तो हमने जो ये ब्लू कलर से बॉक्सेस बनाए इनका समेशन समेशन इनके ऊपर अप्लाई होगा तो ये टोटल क्या बनेगा वन बनेगा। हमें जो सिर्फ अब बचा हुआ है उसको लेकर काम करना है। यहां तक समझ में आया, ये लेफ्ट साइड हो गया नोट डाउन। वेरिएंस मिलने दो, रुको, जैसे वेरिएंस मिलेगा ना यू विल बी लाइक सर खोदा पहाड़ निकला चूहा। ठीक है, ओके, दिस इज वन, तो बचेगा क्या n इंटू एन माइनस वन टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर। समेशन अंदर चला गया, ये सब कुछ वन हो गया, हमारा बचता है जी n इंटू एन माइनस वन टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस प्लस, ये समेशन इस ब्रैकेट के साथ जाएगा क्योंकि r सिर्फ उधर ही है। ठीक है, तो ये बन जाता है जी हमारा q प्लस पी का पावर n माइनस वन, नहीं तो वो भी लिख ही लेते हैं। नोट्स में तो रहेगा, समेशन सीधा अप्लाई कर देंगे अंदर, तो दिस बिकम्स व्हाट इनटू q प्लस पी का पावर n माइनस टू प्लस n इंटू पी मल्टीप्लाइड विथ q प्लस पी का पावर n माइनस वन माइनस एन पी का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज ऑल्सो वन एंड दिस इज ऑल्सो वन, रीजन लिखेंगे जी सिंस q प्लस पी इज इक्वल टू वन, सीधा ये वन कर सकता है। नेक्स्ट, अब सीधा मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा मेरा एन स्क्वायर माइनस एन, तो ये एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन इंटू पी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर प्लस एन पी माइनस एन पी का होल स्क्वायर इज एन स्क्वायर पी स्क्वायर। देखो क्या होता है, ये प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर एंड माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें क्या मिलता है जी, अब देखो एन पी माइनस एन पी स्क्वायर, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, एन पी कॉमन निकाल सकते हैं, तो एन पी अगर कॉमन निकालो तो क्या बचा जी वन माइनस पी, बट वन माइनस पी क्या होता है क्यू होता है, तो ये मिला जी एन पी क्यू। ये क्या रहता है जी हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स। बोला ना खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो मतलब किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मेरा q प्लस पी का पावर n अगर रहेगा, अब मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना नहीं पड़ेगा, n इंटू पी कर दो तो आपको क्या मिल जाता है जी मीन मिल जाता है, एंड n इंटू पी इंटू क्यू कर दो तो आपको क्या मिल जाता है वेरिएंस मिल जाता है। इजी। अगेन ये जो पूरा का पूरा डेरिवेशन है वो पूछा नहीं जाता है,
एनडीए में तो नहीं पूछा जाता, 12th में पूछा जाना चाहिए, मुझे पर्सनली लगता है, ठीक है। 5 मार्क के लिए एफर्ट वर्थ है, ठीक है। बट वेरिएंस एंड मीन का फॉर्मूला समझ में आ गया। ये एनपी और एनपीक्यू हर एक के लिए नहीं होता, सिर्फ बर्नौली ट्रायल्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, जिनका सैंपल स्पेस कभी भी चेंज नहीं होता, उनके लिए रहेगा ये, बस ये क्लियर है। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Okay. A die is rolled 6 times. A die is rolled 6 times. Multiple of 3. Getting multiple of 3 is success. Getting multiple of 3 is success. Find the mean and variance of binomial distribution. Find the mean and variance of binomial distribution. Getting multiple of 3 is success. Find mean and variance of binomial distribution. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन क्या रहता है? n इंटू पी। वेरियंस क्या रहता है जी? n इंटू पी इंटू क्यू। और अब तक हमने जितने भी बर्नौली ट्रायल्स के किए थे उसमें हमने n p q तो पहले स्टेप्स में फाइंड आउट किया था। तो गिवन डेटा अगर आप देखोगे ना तो बहुत सिंसियरली पता चल जाएगा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए हमें सैंपल स्पेस चाहिए, ठीक है। कितनी बार कर रहे हैं वो तो हमारा n रहेगा, और आई इज रोल्ड 6 टाइम्स। तो सबसे पहले सिंगल ट्रायल के लिए देखेंगे। सिंगल ट्रायल के लिए हमारा सैंपल स्पेस क्या रहेगा? S 6 C 1 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसको हम P बुलाते हैं, ये क्या रहेगा जी मेरा? 2/6, दैट इज 1/3। वही ना, मल्टीपल ऑफ 3 तो 2 ही रहता है, तो इसी वजह से मेरा Q क्या रहेगा जी? 2/3। और मैं ये कितनी बार करने वाला हूँ? 6 टाइम्स। मतलब मेरा n इज इक्वल टू क्या है जी? 6, ठीक है। n पता चल गया, p पता चल गया, q पता चल गया। अब यहाँ पर आपको मीन निकालना रहेगा, तो सीधा n इंटू पी क्या है जी? n इज 6, p इज 1/3, 2 इज मीन। एंड वेरिएंस क्या रहेगा जी? n इंटू पी इंटू क्यू, दैट इज 6 इंटू 1/3 इंटू 2/3। ये कितना आता है जी? 12/9, 4/3। 4/3, ठीक है। यहां से आगे आप हमेशा एक चीज ऑब्जर्व करना जी, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा हमेशा, क्योंकि देखो ना, Q क्या रहेगा? Q इज लेस देन 1, ऑब्वियसली। P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। P एंड Q हमेशा एक से छोटे ही रहेंगे। अगर NP अगर कोई भी एक नंबर है लेट जैसे, और उसको मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो एक से छोटा है, तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लीकेशन ओरिजिनल से तो छोटा ही आएगा।
That's why mean is always greater than variance, or variance is always less than mean. The sum of mean and variance of a binomial distribution is 15. Sum of mean and variance of binomial distribution is 15, and sum of their squares is 117. फाइंड एन पी एंड क्यू। पहले क्वेश्चन में एन पी क्यू दिया था, आपने मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट किया। अब आपको मीन एंड वेरिएंस के बीच का रिलेशन दिया है, आपको एन पी क्यू फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर मैंने सीधा बोल दिया भी एन पी क्यू फाइंड आउट करो। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जी, फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना है, हम कितनी बार ट्रायल कर रहे हैं, दैट इज। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में जाते टाइम सबसे पहले गिवन डेटा क्या दिया है जी, सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज 15। तो इसका मतलब क्या है, एन पी प्लस एन पी क्यू इज इक्वल टू क्या मिला जी, 15 मिला। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 117, मतलब एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 117 मिलेगा। ये दो इक्वेशन से हम सीधा शुरुआत कर सकते हैं। ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, एन पी आपको 1 प्लस क्यू मिल जाएगा। ऊपर से अगर एन पी अगर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचता है जी, 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, 15। नीचे कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, एन स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बचता है जी, 1 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 117। ऊपर स्क्वायर कर दे क्या, ऊपर स्क्वायर कर देते, मतलब देखो आपका एन स्क्वायर पी स्क्वायर बन जाएगा आपका थ्रू एंड थ्रू का। ठीक है, बहुत कम चीजें बचेंगी। ठीक है, स्क्वायरिंग फर्स्ट ऊपर वाला पार्ट, एन स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पर हम 15 का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये ऊपर वाला इक्वेशन देखो, आफ्टर स्क्वायरिंग क्या बनेगा, एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, आपका एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप क्या करो जी, इसको किसी को भी इक्वेशन 1 एंड 2 बना लो। हमारा मेन पर्पस क्या है जी, एन और पी को एलिमिनेट करना है, सो दैट हमें पूरा का पूरा इक्वेशन किसके टर्म में मिलेगा, सिर्फ क्यू के टर्म में मिलेगा। ठीक है, लेट जैसे हमने परफॉर्म किया है जी 2/1, LHS में क्या बचेगा जी, 2/1, मतलब ऊपर बचेगा 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा 1 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 225/117, 225/117। ये 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, 9 से डिवाइड किया तो ये 25 हो जाएगा, ये 9 से किया तो 9 1 9, 9 13 this। ठीक है, अब सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
13 multiplied with this, so this becomes 1 plus q का whole square is 1 plus 2q plus q square, तो 13 plus 26q plus 13q square बन जाएगा ये। उधर क्या बनेगा 25 मल्टीप्लाइड विद दिस, तो 25 प्लस 25q स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर आपका सिर्फ 12q स्क्वायर बचेगा। ठीक है, सब कुछ उधर भेज देते हैं। तो 12q स्क्वायर, यहाँ का माइनस प्लस 26 उधर जाएगा तो माइनस 26q, यहाँ का प्लस 13 उधर जाएगा तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या देखा था, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर a और c सेम रहते हैं उनके जो मिलते हैं रूट्स वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पर q का तो एक ही वैल्यू रहने वाला है, राइट, q इज कांस्टेंट एंड p q आर कांस्टेंट, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो सिर्फ एक ही रहेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ऑब्जर्व कर पाओगे 6q स्क्वायर माइनस 13q माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 इज 36, 9 एंड 4। ठीक है, तो हमने क्या लिखा जी इसको 6q स्क्वायर, ये 13q को लिखा जी 9q माइनस 4q माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3q कॉमन ले लिया, 3q कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2q माइनस 3, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लिया, माइनस 2, प्लस 12 माइनस 2, तो बचेगा क्या 2q प्लस 3 बचना चाहिए ना फिर, इसलिए तो बोला ऊपर कुछ मिस तो नहीं हुआ। ये यहाँ का -13 इधर +12 ही तो रहेगा, -13 इधर +13 इधर रहेगा -13, तो 25 -13 +12 ही तो रहेगा। ओके, सिग्नेचर का चेंज होगा बस। अब देखो आपको क्या मिला 2q माइनस 3 मल्टीप्लाइड विथ 3q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या रहेगा, आइदर q इज इक्वल टू 3/2 और q इज इक्वल टू 2/3। शुरुआत से ही बोला था आपको, ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, रेसिप्रोकल रहेंगे। कोई भी एक पार्ट ले लो, ऐसा चलेगा क्या, नहीं चलेगा। रीजन, q इज नेवर ग्रेटर देन 1, प्रोबेबिलिटी कभी एक से बड़ा होता है क्या, नहीं, तो 3/2 पॉसिबल है क्या, लेकिन जैसे q 3/2 है, p क्या रहेगा, मिलेगा ही नहीं। ये समझ में आया, ओके, तो q क्या रहेगा, सिर्फ 2/3। इफ q इज 2/3 देन p क्या रहेगा, देखो हमें q इज इक्वल टू 2/3 मिल गया, तो p इज इक्वल टू क्या रहेगा मेरा 1/3 रहेगा। अब ये q मिल गया, p मिल गया, यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हो, आपको सीधा क्या मिल जाएगा, अब n मिल जाएगा। देखो q is equal to p is equal to 1/3, तो this equation becomes आगे हमने क्या लिखा था, np1 plus q is equal to 15 ना, ओके, q का वैल्यू इज 2/3, 1 plus 2/3 दिस becomes 5/3, p is 1/3, तो दिस इज 1/3 टाइम्स ऑफ n इज इक्वल टू क्या दिया है 15, 5 3 जा 3 3, n का वैल्यू क्या मिलेगा जी 27। अब डाल के देखो मिलता है क्या वापस, np क्या हो जाएगा, np becomes 1/3 टाइम्स ऑफ 27, 9 प्लस 9 टाइम्स ऑफ q, मतलब 9 मल्टीप्लाइड विथ 2/3 6, सेटिस्फाई होता है। ठीक है, दोनों के स्क्वायर का एडिशन, 9 का स्क्वायर 81, इसका 36, 117 आता है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मेन एग्जाम में यही करना है। ऑप्शंस देखो भाई, ये पोला है एनपी, एनपी सेटिस्फाई होता है क्या गिवन डेटा में, हाँ होता है, ये करने की जरूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है,
Expectation for number of heads when 36 coins are tossed. यहां पर नंबर ऑफ हेड्स मतलब क्या रहेगा, मेरा रैंडम वेरिएबल रहेगा, बराबर। बट एक्सपेक्टेशन हम क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज क्या आएगा, वही तो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है। समझ में आ रहा है एवरीवन, समझ में आ रहा है। एक्सपेक्टेशन हम बेसिकली क्या रहेगा जी, एवरेज ऑफ दिस। बेसिकली हमें क्या पूछा है पूरे के पूरे क्वेश्चन में, मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 36 कॉइंस आर टॉस्ड। तो मतलब क्या रहेगा, n इज इक्वल टू 36। आपको p पता होना चाहिए क्योंकि मीन क्या है, n इंटू पी रहेगा। p इज हेड आ रहा है का प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2। तो सीधा क्या आएगा, n इंटू पी 1/2 टाइम्स ऑफ 36 कितना आएगा 18। तो ऑन एन एवरेज मैं कितने हेड्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 18। देखो ना यार, सीधा 36 में से आधा आधा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब यही अगर डाई के लिए बोलता तो नंबर ऑफ सिक्सेस, ठीक है। एक्सपेक्टेशन फॉर नंबर ऑफ सिक्सेस व्हेन 36 डाइस आर रोल्ड। एक डाइस के अंदर 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6। मैं कितने फेंक रहा 36, तो 36 इंटू 1/6 6, सीधा 6 बोल सकता हूँ, 6 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये समझ में आ गया। अब इसका वेरिएंस निकालो। अगर ये एन पी है तो एन पी क्यू मतलब क्या रहेगा आपका 18 मल्टीप्लाइड विद 1/2 इट इज 9। इसका वेरिएंस 9। डाइस के लिए देखना, हमारा डाइस के लिए क्या मिला था, एन पी 6 मिला था ना, एन इंटू पी, क्योंकि एन इज इक्वल टू 36 था, पी इज इक्वल टू 1/6 था। तो ये रहा, इसको मल्टीप्लाइड विथ 5/6 करो तो वेरिएंस कितना रहेगा 5 रहेगा, इस हिसाब से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये बर्नौली ट्रायल्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे आखिरी वाला पार्ट रहता है। यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया जी, कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर आइदर हम इसके ऊपर और क्वेश्चंस देख सकते हैं, बट ये प्रोबेबिलिटी बहुत हेवी चैप्टर हुआ है तो इसके क्वेश्चंस लगे हाथ कर लो जब तक हमारे कंसेप्ट फ्रेश है तब तक। रीजन, ये शो दैट प्रूव दैट टाइप के एग्जांपल्स यहाँ पर नहीं आते हैं। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है। एवरीवन अंडरस्टूड। अरेंजमेंट है या फिर सिलेक्शन करना है वो पता होना चाहिए। क्यों, उसी के हिसाब से हमारे क्या बनता है जी, सैंपल स्पेस बनता है फॉर प्रोबेबिलिटी। हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। क्लियर है। अब क्या करेंगे जी, हम चैप्टर खत्म होने के बाद क्या करते हैं हमेशा, इंडेक्स फॉर्मेट। चलो वो बना लेते हैं अब। इलेवन लेक्चर्स प्रोबेबिलिटी के लिए लगे हमें। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, हमारा ये कितना चैप्टर है जी, 17th चैप्टर। सबसे इनिशियली हमने क्या किया था जी, हमने रिकैप किया था। रिकैप मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, एंड सो ऑन। ठीक है।
बट हम अब तक क्या करते थे जी, सिंगल इवेंट के ऊपर सब कुछ हैंडल करते थे अप टू 10th। अब हमने एग्जैक्टली क्या देखना शुरू किया जी, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स देखा था, लाइक म्यूचुअली अगर एक सैंपल स्पेस के अंदर दो या फिर दो से ज्यादा इवेंट्स अगर रहेंगे तो उनके बीच में क्या रिलेशन रहता है, उसके हिसाब से हमने देखे थे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इंटरसेक्शन इज नल सेट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, देयर यूनियन इज सैंपल स्पेस। इन दोनों का मिक्सचर भी था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फिर एक था जी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी का अपोजिट रहेगा वो, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ इवेंट्स देखे थे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बाद क्या लिखा था, नोट्स के अंदर चेकआउट करो। इंडेक्स फॉर्मेट बनाने के लिए इनिशियल चैप्टर से आपको थ्रू एंड थ्रू देखना है। हमने क्वेश्चंस बहुत करे हैं ये चैप्टर के अंदर हर बार, ठीक है। हमारे कंसेप्ट बहुत छोटे रहते हैं, क्वेश्चंस ज्यादा है। इसका टेबल बनाया था। इवेंट हमें कुछ एक तरीके से पूछा जाता है और उसको हम किस में शो करते हैं जी, सेट थ्योरी में शो करता है। उसके बाद एडिशनल थ्योरम, एडिशन थ्योरम देखा था, ये इसी के बाद देखा था, क्योंकि अगर सेट थ्योरी अगर अप्लाई कर सकते हैं तो सीधा सेट थ्योरी के अंदर जो कार्डिनलिटी वाले फॉर्मूले थे सीधा हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जी। एडिशन थ्योरम देखा था, एंड एडिशन थ्योरम के बाद आता है जी हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर हम कौन सा वाला थ्योरम देखते हैं जी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखते हैं। ऐसे इवेंट्स जिनके ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखे थे। और साथ में इनके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस भी करे थे, प्रॉपर्टीज भी देखे थे इनके। प्रॉपर्टीज को या फिर ऑब्जर्वेशंस को कुछ भी चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखे दीजिए हमने इक्वली लाइकली एंड अनलाइकली एलिमेंट्री इवेंट्स। मतलब डाई को अगर रोल कर रहे हैं तो हर एक का लाइक है, लाइक 1/6 ईच। कॉइन को टॉस करेंगे तो 1/2 ईच। 52 कार्ड्स में से किसी भी एक को ड्रॉ करेंगे तो 1/52 ईच। अनलाइकली अलग था, हर एक का सेम नहीं था। यहां पर नेक्स्ट देखा था जी हमने ऑड्स इन फेवर और अगेंस्ट, ये वाला पार्ट देखा था। यहाँ पर आपको लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना पड़ता है। मतलब अगर मैंने बोला रहेगा मेरे फेवर में ऑड्स है जी 2:1, तो 2 मुझे फेवर करने वाला है, 1 मेरा अगेंस्ट वाला रहेगा। और दोनों का प्रोबेबिलिटी मतलब क्या रहेगा, दोनों के सम से डिवाइड कर दो, दैट इज 2/3 एंड 1/3। बट अब ये मैंने फेवर में बोला, बट अगर यही अगर बोला रहता और अगेंस्ट मी आर 2:1, तो मुझे जो चाहिए वो बाद में रहेगा, जो अपोजिशन में वो पहले आएगा। अगेन इन दोनों का सम 2/3 एंड 1/3 प्रोबेबिलिटी ईच। ये ऐसा पकड़ के चलो जी। बर्नौली ट्रायल में सक्सेस एंड फेलियर देखा, फेवर बोले तो सक्सेस वाला पार्ट है, अगेंस्ट बोले तो फेलियर वाला पार्ट है। आपको फेल इज टू सक्सेस का रेशियो दिया हुआ है, आपको P इज टू Q का रेशियो दिया रहता है। मतलब जब अगर
P इज टू Q अगर रहेगा, P सक्सेस वाला है और Q फेलियर वाला है, तो P इज टू Q अगर दिया रहेगा तो ऑड्स इन फेवर, और यही अगर Q इज टू P दिया रहेगा तो ऑड्स अगेंस्ट। ये समझ में आया? ठीक है, ऑड्स इन फेवर 1/10, इसका मतलब 11 में से 1 मेरे फेवर में रहेगा और 10 मेरे अगेंस्ट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और इस यही एज अ सैंपल स्पेस एक्ट करता है फॉर विच पार्ट? बेस थ्योरम। ये क्लियर है? इसके बाद हमने गियर चेंज किया था, हम गए थे जी कहां पर? हमने शुरू किया जी रैंडम वेरिएबल, एंड रैंडम वेरिएबल के साथ ही हमने और क्या देखा जी? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इनके अंदर हमने क्या चेकआउट किया? अगेन मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही मीन एंड वेरिएंस रहेगा। नेक्स्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अंदर भी हमने क्या देखा जी? सेम चीज? नहीं, बर्नौली देखा ना भाई पहले। बर्नौलीज ट्रायल्स, अब यहां पर हमने सीधा देखा जी मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, एडिशनल थ्योरम तक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ही देखा। हर जगह पर सैंपल स्पेस फिक्स था, बट व्हाट इफ सैंपल स्पेस चेंज हो जाए? तो हमने क्या शुरू किया जी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और जो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी शुरू किया, आगे हर बार कहां तक? यहां तक हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही देखा हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी भी देखा। विथ रिप्लेसमेंट करेंगे तो नॉर्मल आएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट जाएंगे तो कंडीशनल आएगा। ठीक है, ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ये जो बर्नौलीज ट्रायल्स रहता है, वो कौन से टाइप के प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है जी? नॉर्मल टाइप के प्रोबेबिलिटी के ऊपर। और यहाँ पर जो हमने किया वो कंडीशनल के ऊपर था। ये क्लियर है? दोनों में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दोनों में मीन एंड वेरिएंस निकला, बट यहाँ पर मीन एंड वेरिएंस देखो इतना क्विकली निकला। रीजन? बिकॉज सैंपल स्पेस कभी भी चेंज नहीं हो रहा था, ऊपर चेंज हो रहा था, दैट्स व्हाई।